अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज पीटीआई और इमरान खान के लिए इंतहाई बुरा दिन है कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये सज़ा क्यों आई? पिछले 10-12 दिनों से पीटीआई के वकला इस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे थे और बड़े देर से इस केस से भागे हुए थे। ये इनका जो है एक अपना तरीका था कि किसी तरह भी ये केस को हम पेंडिंग कर सकें, केस को रोक सकें, लेकिन जज ने नहले पे दहला मार दिया और इनको सरकारी डिफेंस वकील दे दिए, जिसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। उसके बावजूद भी इसके वकील नहीं आए और इमरान खान ने कहा कि हमारे वकला इलेक्शन में मसरूफ़ है। तो भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें उन वकला को इलेक्शन में फंसाने का जो तुम्हारे अहम केस लड़ रहे हैं, जहाँ तुम्हारे ज़िंदगी और मौत की बाजी लगी हुई है। तुम उसको छोड़कर वकला की फीस बचाने के लिए उन्हें कौमी असेंबली की सीटें दे दी ताकि वो बाहर घूमते रहें और तुम यहाँ जो है सज़ा खाते रहो। इस सारे केस में देखा जाए तो पीटीआई के वकला की नालायकी नाअहली सामने आई है कि वो गवाहों पर सही तरह से जरह भी नहीं कर पाए। इनके वकील बस ऐसे ही एक दो सवाल करके चलो भाई ठीक है अगला वकील। इन्होंने अपने सेक्रेटरी आज़म खान पर बड़ो जो है भरोसा किया। उसने जो बयान दिया उस पर आज़म खान के बयान जो हकीकतन इमरान खान के खिलाफ था, लेकिन इमरान खान को बात ही समझ नहीं आई क्योंकि यूथियों को बात बड़ी देर से समझ में आती है। बड़ा उठकर उसकी पीठ थपथपाई और आज़म खान को कहा कि तुमने अच्छा काम किया। यानी सारी चीज़ें जो आज़म खान ने कही इमरान खान ने तस्लीम की। यूं उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया उसी वक्त। और फिर आज़म खान पर जब जरह हुई तो उसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। और फिर कल इमरान खान ने गालियां भी दी और जज को भी गालियां दी। कल बड़ा बदतमीजी का मुजाहरा किया। शाह महमूद कुरैशी भी डिफेंस के वकील से लड़ पड़े, लेकिन होना क्या था, रात तकरीबन 11:30-12 बजे तक जो है केस की कार्रवाई चली और तमाम गवाहान को उन पर जरह की गई और सारा केस निपटा दिया गया। आज सुबह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो है आर्टिकल 342 का जो होता है बयान, वो उनसे बयान रिकॉर्ड कराया गया और उनसे बयान लिया गया। इमरान खान ने पूछा जज से कि ये बयान क्या है, ये क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि ये आपका बयान होता है। अपने डिफेंस में मुजरिम को आखिरी मौका दिया जाता है कि वो अपने डिफेंस में कुछ कहे। तो इसमें इमरान खान ने कहा कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा, मैं हाथ से खुद लिखूंगा। तो उन्होंने अपना बयान लिखा और उस पर दस्तखत किए। उस बयान में उन्होंने कहा कि साइफर मैंने गुम नहीं किया, साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस से गुम हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी आज़म खान पर भी है और मिलिट्री सेक्रेटरी पर भी है। मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा भी था कि इसको ढूंढो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्रेस नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें पहली बार किसी मिलिट्री सेक्रेटरी को डांटा भी था। इस तरह इमरान खान ने एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की, लेकिन जज जो कल से तपा हुआ था इमरान खान पे, उन्होंने उठा के इन्हें 10 साल की सज़ा दे दी। वो भी कम सज़ा है क्योंकि इसकी कम से कम सज़ा 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सज़ाए मौत थी या 20 साल की सज़ा थी और वो भी बामुशक्कत सज़ा मिली है। अब इमरान खान से सारी एक्सरसाइज मशीनें ली जाएंगी और इन्हें चक्की दी जाएगी आटा पीसने के लिए, या कोई धोबी घाट में काम कराया जाएगा या दूसरा कोई काम कराया जाएगा, या कैदियों के बूट पॉलिश कराए जाएंगे क्योंकि बामुशक्कत कैद तो यही होती है। या कहीं कुर्सियां बनाने का काम देंगे, वो जाके सीखेगा और बैठेगा उनके साथ। ये अभी यही करेगा जब तक इसके वकला अब हाई कोर्ट से रुजू करें। अब हाई कोर्ट इस केस में इतनी जल्दी ज़मानत नहीं देगी क्योंकि जो 3 साल से कम सज़ा होती है उसमें फ़ौरन ज़मानत हो जाती है, जिस तरह इसकी तोशाखाना केस में ज़मानत हुई थी और वो केस को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो 3 साल से ज़्यादा सज़ा है उसमें 10 साल की सज़ा में ये यूँ समझो ऑटोमेटिक नाइल भी हो गया और साथ ही ये इसकी ज़मानत भी जल्दी मुमकिन नहीं है। इस तरह शाह महमूद कुरैशी जो पहले ही पंजाब के इंतखाबी हलकों से उड़ गए थे, अब वो सिंध के हल्के थरपारकर से इलेक्शन लड़ रहे थे। वहाँ इसको जुज़वी इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिली थी, लेकिन इस फैसले के बाद उनसे वो नशस्ती भी चली जाएगी क्योंकि जिसको 3 साल से ज़्यादा सज़ा हो वो खुद ब खुद नाअहल हो जाता है और इंतखाब लड़ने का अहल नहीं होता। तो ये इमरान खान और उसके साथी शाह महमूद कुरैशी पर बहुत भारी पड़ा है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी तो सख्त परेशान है। कल भी उसको परेशान देखा गया, आज भी उसकी हालत ख़राब थी। बकौल जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि इमरान खान से ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी परेशान थे और अपने मुंह में क्या कुछ बड़बड़ा रहे थे।
शायद जज को गालियाँ दे रहे थे या सिस्टम को गालियाँ दे रहे थे या खुद इमरान खान को दे रहे थे, ये उनको समझ नहीं आई क्योंकि साफ ही काफ़ी दूर बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ हो गई है। उसके अलावा इमरान खान के साथ एक और हाथ भी हो गया है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, जहां उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस और तोशाखाना केस, दोनों केसेस को उन्होंने जो है चैलेंज किया हुआ था ताकि उनकी ओपन ट्रायल किया जाए, जेल का ट्रायल बंद किया जाए। तो उसको भी दोनों पिटीशनें इसकी आज खारिज हो गई हैं। वहाँ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो तफसीली फैसला बाद में देंगे और तफसीली फैसले में फिर सारी वजूहात बताएंगे कि ये केस क्यों रद्द हुआ है। तो ये तो थी इनकी बात। दूसरी तरफ पीटीआई के जो घटिया किस्म के ब्लॉगर्स बाहर बैठे हुए हैं, एक गंजा ब्लॉगर जो मुल्क दुश्मनी में हद से आगे बढ़ गया, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि सियालकोट में नवाज शरीफ का इतना बड़ा जलसा क्यों आए, इससे तो अच्छा था कि ना सियालकोट 1965 की जंग में भारत के पास चला जाता। यानी वो इतना अवामी फैसले के खिलाफ हैं कि अगर अवाम ने नवाज शरीफ को पजीराई दी है, ख्वाजा आसिफ को पजीराई दी है, तो वो क्यों दी है इस गंजे ब्रोकर को जो है। इसने इतना घटिया ट्वीट किया है, लेकिन अब ट्विटर पर पाकिस्तानी जो मोहब्बतन पाकिस्तानी है उनकी उसकी दरगत बना दी है। एक और मोईद पीरजादा जैसा घटिया करेक्टर जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, जहां यहाँ पर था तो ISPR ने ऐसे घटिया शख्स को प्रोमोट किया, हम टीवी पर दूसरे टीवी चैनल्स पर इनको लाए और लाखों रुपए की माहवार इनकी तनख्वाह देकर इन सबको करोड़पति बनाया ISPR ने। उस जमाने की जो इमरान प्रोजेक्ट के साथ चल रहे थे, तो इसमें इसने उस बहती हुई गंगा में हाथ डुबोए, लेकिन अब बाहर बैठकर अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को गालियां दे रहा है कि मेरा बाप जब MBBS की थी तो वो पाकिस्तान से क्यों नहीं निकला, उस वक्त वो निकल जाता तो हम भी बाहर होते, खाम पाकिस्तान में इस मुल्क में हमारा टाइम ज़ाया हुआ। तो बेगैरत इंसान, तुम तो वैसे भी अमेरिकन के शहरी बन चुके हो, पाकिस्तान से तुम्हारा क्या लेना देना। तुमने अगर पाकिस्तान की तरफ रुख भी किया तो तेरा वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी। इंतहाई गलीज इंसान ये वो शख्स है जिसने दुबई के अस्पताल में अपने मुर्दा बाप के तक अंगूठे लगाने शुरू कर दिए थे दस्तावेजात पर कि अपने वालिद की जो मिल्कियत अपने नाम कर सके, लेकिन वहाँ के CCTV कैमरा में इसकी वो फुटेजेस आ गई और दुबई की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि ये उस वक्त ISPR की मजनू और लैला का काम चल रहा था, तो इसको फौरी तौर पे वहाँ से छुड़ाया गया था और फिर ये पाकिस्तान आया। लेकिन फिर यहाँ से जैसे ही इमरानी दौर गया तो ये यहाँ से भाग गया। तो ऐसे कई किरदार हैं जो इमरान प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे और उनको जो अलफ लैला की कहानियाँ सुनाई गई वो उस पर खुद भी यकीन करते गए और अपने व्लॉग में यूथियों को भी उनका भी जहन ख़राब करते गए। आज हालत ये है कि किसी भी यूथी से कोई बात करो तो उसे वो बात कम ही समझ आती है, वो बल्कि उल्टा चिढ़ जाता है कि ये ऐसा नहीं है वैसा है, झूठी खबरें। कल भी मैं देखा रहा था टेलिंग TV पर, उसका नाम मैं भूल गया किसी सहाफ़ी का, वो बता रहे थे इमरान का दौर तो बड़ा अच्छा था, उसमें जो खजाना 25-30 अरब डॉलर था। और अबे पागल के बच्चे, कभी स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके देख लो कि इमरान के दौर में क्या तबाही हुई थी, किस तरह पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा गया। जब वो आया तो कितने पैसे थे, वो गया तो क्या वो छोड़ के गया, इस मुल्क को सत्यानाश करके वो गया। लेकिन इन लोगों को वो बात समझ ही नहीं आ रही क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली सहाफ़ी हैं, इनका मईशत और इकनॉमिक्स से इन चीज़ों से कतन कोई वास्ता नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर जिस तरह यूथिए चलते हैं, हाँ भाई खान के आदमी ने कहा है, इस ट्वीट किया है, जिसको ट्वीट को आगे बढ़ा दो। तो ये सारी घटियापन और घटिया चीज़ें चल रही हैं। तो आते हैं अब इलेक्शन की तरफ। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बलोचिस्तान से कि बलोचिस्तान के इलाके जो है मच में हमला हुआ है। वहाँ रात दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9-9:30 बजे के दरमियान हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि फोर्सेस पहले ही अलर्ट थी बलूचिस्तान और ईरान के टेंशन के बाद, तो जैसे ये आए तो उनका इस्तकबाल हुआ और अच्छी खासी मारा मारी हुई है। 2-4 FC के बंदे ये उठा कर ले गए और 1-2 अपनी लाशें छोड़ कर गए। तो इसमें 5 दहशतगर्द तकरीबन मारे गए और जो मिसिंग पर्सन में लोग आ रहे हैं, 5 दहशतगर्दों में 2 दहशतगर्द वो शामिल हैं, उनके नाम शामिल हैं जो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। वो अब इसके बाद मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट है मेरे ख्याल में वो भी मशकूक है कि काफ़ी लोग बलूचिस्तान से ईरान भाग गए हैं जिनको भी मिसिंग पर्सन में डाला गया है। अब वो दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे हैं BLA की तरफ से और ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। पाक फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है, उधर सारा सिस्टम संभाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बड़ी सूरत हाल ख़राब है कि रात दहशतगर्दों ने आम लोगों की जो है इमलाक को जलाया है
ان کی گاڑیوں کو جلائے اور جو مچ کی طرف گاڑیاں جا رہی تھیں مال لے کر، ان کے سامان لے کر، اس سب کو لوٹا گیا ہے اور ان گاڑیوں کو آگ لگایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ بلوچوں کے جو شہروں پہ خود ہی بلوچ حملہ آور ہیں، ان کے املاک پر حملہ آور ہیں۔ یہ کس قسم کے پاکستانی ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کو انتظامیہ کو اور حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ انتخابات میں آج میاں محمد نواز شریف کا جلسہ ہارون آباد میں ہے اور مریم نواز کا لاہور میں ایک حلقے میں خطاب کریں گی، جبکہ بلاول بھٹو ڈی آئی خان میں میدان سجائیں گے اور وہاں پر جلسہ کریں گے، اور آصف علی زرداری بھی آج کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور آج کوٹا میں وہ اجتماع سے خطاب کریں گے۔ سندھ میں آصفہ بھٹو آج کراچی سے بدین آئیں گی اور بدین میں وہ جلسے سے خطاب کریں گی۔ اب تک جب تک یہ میرا ولاگ ریکارڈ ہو گیا ہے، میرا خیال ہے وہ پہنچ گئی ہوں گی، لیکن ٹی وی پر ابھی اس کی فوٹیجز نظر نہیں آئے۔ تو یہ انتخابی مہم جاری ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے کل جلسہ کیا تھا، اچھا جلسہ تھا، اور ایم کیو ایم بھی اپنے چھوٹے موٹے جلسے کر رہی ہے اور یوں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ انتخابات جیسے قریب آتے ہیں مزید حالات کہاں بدل رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال جو سب کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ کلیئر واضح ہے۔ بس سندھ میں تو ون وے ٹریفک ہے، سندھ میں صرف پیپلز پارٹی ہے۔ جس طرح کل آصف زرداری نے کہا تھا کہ بابا بھٹ سے لے کر کشمور تک مجھے پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کراچی میں پی ٹی آئی کچھ سرپرائز دے سکتی ہے۔ کل آصف زرداری کی جو ہے اس انٹرویو کو جو اس نے اسما شیرازی کو دیا ہم ٹی وی پہ، ایک بات نے مجھے بھی چونکا دیا کہ انہوں نے پہلی بار جماعت اسلامی کا نام لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے انتخابات کے بعد ہم مختلف جماعتوں سے رابطہ کریں اور انہیں کریں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آصف زرداری سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی بھی ہو سکتا ہے 1-2 سیٹیں بن جائیں۔ تو یہ صورتحال پہلی بار سامنے آئی ہے کہ آصف زرداری نے جماعت اسلامی کو کوئی اہمیت دی ہے۔ دوسری طرف ملک بھر میں جہاں پی ٹی آئی نے ریلیاں نکالی، خاص طور پہ کراچی میں وہاں ہنگامہ آر آئی کے کیسز میں کئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کئی افراد نے جو الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے طرف سے آزاد اراکین، انہوں نے اپنی جو حفاظتی ضمانتیں کرائی ہیں تاکہ انہیں انتخابی مہم چلانے میں کوئی دشواری نہ آئے، اور یوں اس طرح یہ انتخابی مہم اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ باقی 10 دن بچے ہیں، اس میں اللہ خیر کرے گا کہ انتخابات میں کوئی ایسی بڑی وجہ نہ پیدا ہو جائے جس طرح بلوچستان میں چل رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال یہاں کوئی ہوئی تو پھر شاید ہو سکتا ہے انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی چانس ہو، لیکن اس کے بغیر انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف صحافیوں کے متعلق جو چیف جسٹس کا سوموٹو لیا ہوا تھا، اسی کیس کو اب آج بھی سنا گیا، اور لیکن وہ جو کیسز میں ایف آئی اے کے نوٹس کے معطلی کا کل معاملہ کنفیوژن پیدا کر رہا تھا، آج پتہ چلا کہ وہ بالکل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کے نوٹس معطل کیے جائیں، ان کو کیس ٹو کیس جائزہ لیا جائے، اور یہ کیس پھر اب مارچ تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ایف آئی اے کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ جو یوٹیوبرس ہیں یا دوسرے ہیں جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف یا ملک کے خلاف جو نفرت انگیز مواد ڈالا ہوا ہے اور جو باتیں کی ہیں، اس پر باقاعدہ ان سے پوچھا جائے، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آخر میں فلسطین کی خبر لیں گے۔ اسرائیلی منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے امریکہ میں، جس طرح میں نے اس فلسطینی جنگ شروع ہونے کے دوسرے دن ہی کہا تھا کہ یہ حماس کی بہت بڑی غلطی ہے، سیاسی غلطی اور جنگی غلطی کی انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انہیں غزہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب امریکہ میں آج جو ہے ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب غزہ کے علاقے میں یہودیوں کی بستیاں بنائی جائیں گی، جو عارضی بستیاں بنیں گی بعد میں ایسے شہر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل بضد ہے کہ وہ غزہ میں اپنا اڈا بنائیں گے اور وہاں پر اپنا شہر آباد کریں گے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اسرائیل کس طرح حماس کو بیوقوف بنا کر اسے اپنے آپ پر حملہ کرایا، اور کسی طرح اب وہ ان کو مار رہے ہیں اور اس کو نکال دیا ہے۔ اب تو انہیں خان یونس سے بھی باہر نکالا جائے گا، اور خان یونس سے پھر یہ رفح کے علاقے میں چلے جائیں گے، اس پٹی سے پھر وہ دھکیل کر انہیں مصر میں دھکیل دیا جائے گا۔ پوری یہ فلسطین کی پٹی جو سمندر کے ساتھ چل رہی ہے، ساری کی ساری خالی کرائی جائے گی۔ تو اللہ پاک ان پر رحم کرے، فلسطینیوں کی مدد فرمائے، کیونکہ مسلمانوں کا تو حال بہت برا ہے، کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں آ رہا ہے سوائے یمن کے حوثیوں کے،
اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ان کی ابھی مدد کرے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔